नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर सुमन सुलेख आपके सामने सिल्वर वेडिंग नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि हमारी वितान भाग 2 12वीं कक्षा से लिया गया है, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। मनोहर श्याम जोशी जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे। उन्होंने असंख्य कहानियां, संस्मरण, व्यंग्य लेख, साक्षात्कार और दूरदर्शन के लिए भी धारावाहिक लिखे, जैसे कि हम लोग तथा बुनियाद जैसे धारावाहिकों में भी इन्होंने समाज की नब्ज को पकड़ने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। और जो आज हमारा पाठ है सिल्वर वेडिंग, इस कहानी में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो एक विचारों की खाई उत्पन्न हो गई है उसकी ओर संकेत किया है, और ये भी बताया है कि संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। पाठ को समझाने से पहले मैं आप सबका परिचय पाठ के प्रमुख पात्रों से करवाना चाहती हूँ। हमारे पाठ के प्रमुख पात्र हैं यशोधर बाबू, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं और एक ऑफिस में काम करते हैं। और दूसरा पात्र है इनकी पत्नी, और इनके 3 बेटे और एक बेटी है। और एक पात्र है जिनका प्रभाव इनके चरित्र पर और इनके व्यवहार पर बहुत रहा है, वो है इनके मित्र किशनदा। यशोधर बाबू उनको अपने गुरु के समान मानते हैं और अपने जीवन के हर पल उनको कहीं ना कहीं याद रखते हैं। तो इस पाठ में ये प्रमुख पात्र हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएंगे। यशोधर पंत अपने कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर थे। वे अपने कार्यालय में कार्यालय बंद होने के सही समय तक ही बैठते थे, और जिसका प्रभाव ये था कि उनके साथ कर्मचारियों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता था। एक बार जब वो जाने लगे, तो उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने, जिसका नाम चड्डा था, उसने ऐसे ही मजाक में कहा कि सर, आपकी घड़ी तो खराब हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी घड़ी तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये घड़ी तो मुझे शादी में मिली थी। घड़ी को देखते ही उनको अपनी शादी की बातें याद आनी शुरू हो गई, और उन्होंने याद किया कि ये घड़ी तो उनको शादी में मिली थी। और उनको अपने शादी का दिन भी याद आ गया कि उनकी शादी किस दिन हुई थी। यशोधर बाबू ने अपने मित्रों को बताया कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। तो उन्हीं में से एक मित्र ने उनको बधाई दी, और उनमें उन्होंने उन्हें कहा कि आज तो 6 फरवरी ही है, आज तो आपकी शादी की सालगिरह है। और बातचीत में पता चला कि ये उनकी 25वीं सालगिरह है, या ये कह लो कि सिल्वर वेडिंग है। तो सभी जितने भी वहां पर ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति थे, सबने बधाई देना शुरू कर दिया और चाय पानी के लिए आग्रह करना शुरू किया। यशोधर बाबू ने कहा कि ये सब तो गोरे साहबों के चोचले हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, वो ये पार्टी देना नहीं चाहते थे। लेकिन सभी ऑफिस में काम करने वाले सभी व्यक्तियों ने कहा कि नहीं सर, हम तो पार्टी लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 10 रुपए दिए और कहा कि ये लो, पार्टी कर लो। तो 10 रुपए, उस समय 10 रुपए भी बहुत होते थे। तो लेकिन वो उन्होंने कहा कि उन्होंने बार बार एक जुमले का प्रयोग किया है, जिस जुमले का जुमला है कि सम हाउ इम्प्रॉपर। सम हाउ इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि यह सब अनुचित है, कि जो चीज उनको उचित नहीं लगती थी, तो वह यशोधर बाबू उसी समय ये कहते थे कि सम हाउ इम्प्रॉपर। ये बार बार उनको उन्होंने प्रयोग किया है। तो 10 रुपए दिए, तो फिर उसके 10 रुपए में तो कुछ इतना पार्टी हो नहीं पाती। तो चड्ढा ने दोबारा, उनका जो मित्र था उनके साथ कार्य करते थे, तो उन्होंने आग्रह किया कि मिठाई इत्यादि के लिए और भी पैसे चाहिएंगे। तो उन्होंने 10-10 के 2 और नोट दिए उनको, और वो अपने घर चले गए। उन्होंने पार्टी तो नहीं खाई, लेकिन उनको पार्टी दे जरूर दी, क्योंकि वह इसे एक अंग्रेजों का चोचला ही मानते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे थे। उनके परिवार में 3 बेटे थे, और बड़ा बेटा जो था वो 1500 रुपये तनख्वाह पाता था, विज्ञापन कंपनी में लगा हुआ था। लेकिन यशोधर बाबू का उनके साथ यहाँ पर भी विचारों में तालमेल नहीं बनता था। उनको ये लगता था कि ये तो कंपनी में इतना अच्छा शुरू से ही इसको वेतन मिल गया है, और हमें तो इतना समय लग गया ये काम करते करते। दूसरा बेटा उनका आईएएस की तैयारी कर रहा था, और उसको अलाइड सर्विसेज मिल रही थी, लेकिन वो अपनी अलाइड सर्विसेज में नहीं गया। तो यहाँ पर भी यशोधर बाबू जी को अच्छा नहीं लगता कि बेटा काम करने क्यों नहीं जा रहा। और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया था। तो यशोधर बाबू को कहीं ना कहीं ये भी अच्छा नहीं लगा कि वह देश छोड़कर अमेरिका
चला गया, उसे अपने ही देश में रहना चाहिए था। तो वो पुराने विचारों के थे और बच्चे नए नए विचारों के थे। तो कई बार उनके साथ उनका विचारों में तालमेल नहीं हो पाता था और किसी न किसी बात पर मतभेद हो जाता था। यशोधर बाबू की एक बेटी भी थी, जो कि जब भी उससे उसके पिताजी शादी की बात करते कि उसकी शादी कर दी जाए, तो वह हमेशा इनकार कर देती थी और ये कहती थी कि वह तो अमेरिका चली जाएगी और डॉक्टरी की उच्च शिक्षा लेकर ही वापस आएगी। तो वह उसके बच्चे जो थे वो नई विचारधारा के थे, नई शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन यशोधर बाबू चाहते थे कि सभी बच्चे कहीं न कहीं उनके पास ही रहें या उनके उन्हीं की तरह अनुसरण करें, उनकी बातों को मानें। तो उनके विचारों में मतभेद हो पाता था, मतभेद मतभेद हो जाता और वो सामंजस्य नहीं हो पाता जो वो चाहते थे। और इसी तरीके से उन्हीं के उसी के कारण आपस में उनमें विचारों में खटास सी रहती थी। यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ सामंजस्य बिठा लेती है, वह घुल मिलकर रहती है। पहले वह संयुक्त परिवार में रहती थी, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन बच्चे अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। वह उनको बच्चे उनके कहते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे तरीके से बन सवर कर रहो और अपने हिसाब से आधुनिक परिवेश में जो तुम्हारा मन करता है उस तरीके से रहो। तो उसकी यशोधर बाबू की पत्नी ने कहीं न कहीं ये अपने आप को आधुनिकता के रूप में ढाल भी लिया था और वह कई बार आधुनिक तरीके से कपड़े भी पहनती थी, परंतु यशोधर बाबू जो कि पुराने विचारों के थे, उनको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि उनकी पत्नी इस प्रकार के कपड़े पहने या उस तरीके से रहे। इस कहानी में एक चरित्र है किशंदा, जिसका प्रभाव यशोधर बाबू के जीवन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ा है। किशंदा एक सरल हृदय व्यक्ति थे, जो कुमाऊं क्षेत्र से दिल्ली आकर सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने कई पहाड़ी युवकों को अपने यहाँ शरण देकर उन्हें नौकरी प्राप्त करने में सहायता की। वे आजीवन कुंवारे रहे। यशोधर बाबू को भी उन्होंने न केवल नौकरी दिलवाने में सहायता की, बल्कि अनेक बार उन्हें अपनी जेब से ही पैसे भी खर्च करने के लिए दिए। किशनदा एक संस्कारवान तथा ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का निर्माण करने में उनका अत्यधिक सहयोग रहा है। उन्होंने यशोधर बाबू को सुबह सैर पर जाने, सवेरे शाम पूजा पाठ करने, रामलीला वालों की एक कमरे की सुविधा देने तथा पहाड़ी क्षेत्रों की परंपराओं का निर्वाह करने की भी आदत डाली। और यही कारण था कि यशोधर बाबू किशन दा की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा बताए गए संस्कारों का पालन करते रहे। किशन दा का जीवन का प्रभाव यशोधर बाबू के जीवन पर बहुत अधिक पड़ा हुआ था। यशोधर बाबू जब ऑफिस से वापस आते थे, तो पहले वह बिड़ला मंदिर जाते थे और वहां पर काफी समय तक बैठते। उसके बाद वह साग सब्जी लेकर घर पहुंचते थे। यह उनकी दिनचर्या का एक रूप बन चुका था। एक दिन जब यशोधर बाबू वापसी आते हैं, तो वो देखते हैं सब्जी खरीद कर जैसे ही वो वापस आए, तो घर पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद वो किसी दूसरे के घर में आ गए हैं, क्योंकि उनके क्वार्टर के बाहर एक कार तथा कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी थी और बहुत से लोग सजे सवरे खड़े थे और कुछ लोग विदा भी ले रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो शायद उनका घर नहीं है, तो वो वापिस होने के लिए चल पड़े। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जल रही थी। और उन्हें आवाज सुनाई दी, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। उसी समय उन्हें बरामदे में खड़ी अपनी पत्नी और बेटी दिखाई दी, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। और उनकी लड़की ने जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहना हुआ था और उनकी पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ था। तो ये देखते ही यशोधर बाबू को लगा कि जैसे कि जो उनका एक जुमला था जो हर बार प्रयोग करते थे कि सम हाउ इम्प्रॉपर, सम ये सब उनको सम हाउ इम्प्रॉपर लगता था, ये अनुचित लगता था, उनको परंपरागत मूल्यों के खिलाफ लगता था और ये सब उनको ठीक नहीं लगता था। यशोधर बाबू को अपने बच्चों के तौर तरीके पसंद नहीं थे, परंतु वे अपने बच्चों की तरक्की को मन के किसी न किसी कोने में गर्व भी महसूस करते थे अपने बच्चों की तरक्की को देखकर। और अपने बच्चों के तौर तरीके और उनको सब देखकर, लेकिन उनको ये सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी थी, वो उनको, जैसे उनका एक जुमला था वो हर बार कहते थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि सम हाउ इम्प्रॉपर। और उन्होंने, यशोधर बाबू ने कहा कि ये सब क्या है,
सिल्वर वेडिंग के उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये सब, केक, पार्टी, फल, कोल्ड ड्रिंक्स आदि सब लोग इधर उधर सर्व कर रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। तो उनको इस बात का दुख था। तो लेकिन बेटे ने कहा कि चलो पापा, बहुत देर हो गई है और आप केक काटो। तो उनके जो है उनके बड़े मित्र भी आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब अच्छा नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, समहाउ इम्प्रॉपर, फिर से इन्होंने कहा। तो तो उन्होंने कहा कि जब मैं ऑफिस गया था तो तब किसी ने इस बात की सूचना क्यों नहीं दी कि इस तरीके का आयोजन किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये नहीं करूंगा। लेकिन अपने पुत्र भूषण और अपने मित्रों तथा सहयोगियों के और पिता का से जब परिचय कराया उसने, भूषण जो उनका बेटा था, तो उन्होंने केवल थैंक्स कहकर जवाब दे दिया सभी को। आखिर बच्चों ने जिद की, उनकी बेटी ने जिद की कि केक काटो, केक काटने का आग्रह किया। तो बेटे के आग्रह पर उन्होंने केक तो काटा, पर साथ में ये भी कहा कि सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। उन्होंने कहा कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरीके का कार्य या ये आयोजन, ये तो हमारे आयोजन नहीं है, ये तो अंग्रेजों के आयोजन होते थे। और वो केक खाने के लिए भी राजी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो अंडा होता है। फिर भी जब उनको मनाया गया कि नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा, उन सब लोगों को खाने के लिए कहा कि आप सब खा लीजिए, मैं तो पूजा करने के बाद ही खाता हूँ, पूजा से पहले नहीं खाऊंगा। और वो पूजा करने चले गए। आज यशोधर बाबू ने संध्याकालीन पूजा में अधिक समय लगाया। वो चाहते थे कि अधिकांश मेहमान चले जाएं, तो वो अपनी पूजा समाप्त करके जाएंगे। पूजा करते समय उन्हें अपना मित्र किशनदा दिखाई दिया। उन्होंने अपने मित्र किशनदा को याद किया और यशोधर बाबू ने उनसे पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। एक जो है जुमले का बार बार प्रयोग किया है कि जो हुआ होगा। तो किशनदा ने भी उत्तर दिया कि भाई, सब जन इस जो हुआ होगा ही से मरते हैं। तो यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो हुआ होगा, क्योंकि वो किशनदा अविवाहित थे, उनके बच्चे नहीं थे, उनके पत्नी नहीं थी, उनके घर में कोई और व्यक्ति नहीं था, और वो रिटायरमेंट के बाद गांव चले गए थे। वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। तो ये कोई जान ही नहीं पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई और किस प्रकार से हुई। तो उनके परिचितों से जब पूछा गया तो उन परिचितों ने यही कहा कि जो हुआ होगा। अब भगवान को ही पता है कि उस उनके साथ क्या हुआ होगा। तो वो ये बात किशनदा के परिचितों ने उनको बताया। तो इधर किशनदा की बातें याद कर करके यशोधर बाबू सोच रहे हैं कि शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि काश किशनदा आज उनका मार्गदर्शन करते। वो अपने मित्र किशनदा को बहुत याद कर रहे हैं। इसी बीच यशोधर बाबू की पत्नी की आवाज आती है और वो उनको डांट कर कहती है कि आज सारा समय क्या पूजा में ही लगा दोगे? बाहर सब व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। पूजा करने के बाद यशोधर बाबू जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं कि ज्यादातर पार्टी के लोग जा चुके थे और वहां पर बहुत सारे उपहार और गिफ्ट्स पड़े थे। तो उनका बेटा खुशी खुशी कहता है कि पिताजी, ये देखो कितने सारे उपहार आए हैं, तो एक उपहार मैं भी आपके लिए लाया हूँ। और वह उपहार खोलकर उसमें से एक ऊनी गाउन निकाल कर देता है और अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, आप सुबह सुबह फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने जाते हैं। आप ये अब मैं आपके लिए ये पुलोवर नया गाउन, ऊनी गाउन लेकर आया हूँ। अब आप इसे पहनिए और आप इसको पहनकर अब दूध लेने के लिए जाना। तो यह सुनकर एकदम अचानक वो परेशान से हो गए यशोधर बाबू और सोचने लगे। बेटे की बात सुनकर यशोधर बाबू की आंखों से आंसू निकल आए और वह मन मन ही सोचने लगे कि उनके बेटे ने ये जो पुल्लोवर देकर ये कहा कि पिताजी, सुबह सुबह तुम दूध लेने के लिए यह ऊनी गाउन पहनकर जाना। तो यशोधर बाबू, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और वो सोच रहे थे कि उनके बेटे ने ये क्यों नहीं कहा कि पिताजी, अब आप बड़े हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो, तो आप घर पर आराम कीजिए और मैं सुबह सुबह जाकर दूध लेकर आऊंगा। उसने इस तरीके की बात ना कहकर सारी जिम्मेदारी फिर से उन्हीं के ऊपर डाल दी। तो कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को इस बात से बहुत बुरा लगा और वो अपने आप को अंदर से कहीं ना कहीं टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। तो ये था इस तरीके से पाठ, जो कि पुरानी विचारधारा के यशोधर बाबू और नई विचारधारा के जो उनके बच्चे थे,
उनके बीच में कहीं न कहीं आपस में सामंजस्य नहीं हो पा रहा था, तो उसका वर्णन किया गया है। तो ये था प्रस्तुत पाठ जिसका शीर्षक आपने पढ़ा ही है कि सिल्वर वेडिंग, जो कि इनकी 25वीं सालगिरह थी, तब ये सब आयोजन किया गया था। उसका वर्णन यहाँ पाठ में किया गया है। तो ये पाठ था सिल्वर वेडिंग, जो आपने अभी सुना और पढ़ा और समझा। तो बहुत अच्छा पाठ है और एक मार्मिक सा पाठ है, हृदयस्पर्शी और भावात्मक पाठ भी इसको कह सकते हैं। तो इसके अगर आप कहें कुछ प्रश्न उत्तर भी इसमें से आते हैं, वो इस प्रकार से रहते हैं कि यशोधर बाबू के जीवन के बारे में, कि उनका जीवन किस तरीके का था, या उनके चरित्र की विशेषताएं क्या थी। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि यशोधर बाबू सत्यनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, और अपनी कार्य में हमेशा कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आतुर रहते थे, संस्कारवान थे, और आधुनिकता के आलोचक थे, लेकिन और अपनी गृहस्थी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। घर का साग सब्जी राशन लाना सब उनके जिम्मे था। तो इस तरीके का ये सिल्वर वेडिंग में जो है यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताएं आप बता सकते हो। और एक प्रश्न ये भी आता है कि सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का शब्द प्रयोग किया है, वो किस प्रकार से है। सम हाउ इम्प्रॉपर का तकिया कलाम यशोधर बाबू का है, और जिसका अर्थ यही है कि फिर भी यह अनुचित है। और इस पाठ में ये बहुत अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग हुआ है। इसमें यशोधर बाबू का व्यक्तित्व झलकता है कि वे सिद्धांत प्रिय व्यक्ति हैं। जब भी उन्हें कोई बात अनुचित लगती है, तब उनके मुख से ये वाक्य निकल जाता है। और सिल्वर वेडिंग के लिए जब उनके 7 कर्मचारियों ने 30 रुपए चाय पाने के लिए मांगे, तब भी उन्होंने सम हाउ इम्प्रॉपर कहा। और जब साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना शुरू हो गया, तब भी उन्होंने सम हाउ इम्प्रॉपर कहा। और एक जगह और जब उनके लिए पार्टी का आयोजन किया गया उनकी सिल्वर वेडिंग के लिए, तब भी उन्होंने सम हाउ इम्प्रॉपर कहा। बहुत सारी जगह इस तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाकर इन्होंने अपनी बात को पूरा किया है। तो ये प्रस्तुत पाठ था। और इसमें एक जगह एक में इनकी पत्नी का भी जिक्र आया है कि पत्नी आधुनिक समाज के साथ ढल गई है। तो ये वाकई बात सही है, वो अपने बच्चों के साथ वैसे ही रहने लग गई थी जैसे उनके बच्चे रहते थे, और उन्हीं के तरीके से रहना उठना खाना पीना शुरू कर दिया था। तो ये था आपका प्रस्तुत पाठ, जो कि सिल्वर वेडिंग था, और बहुत ही अच्छा पाठ है। आप सबने पढ़ा, सुना, देखा, समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरी वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, शिक्षित बने और सुरक्षित रहें।